Hello friends, I'm Atul Deshmukh. Welcome to my channel. So friends, in today's lecture, we are going to continue our chapter gravitation. So friends, इसके पहले पार्ट में हमने क्या स्टडी किया था? इसके पहले पार्ट में हमने स्टडी किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या देखा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा था जो कि डेफिनेशन थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, है ना. यानी कि उसमें न्यूटन ने सर आइजैक न्यूटन ने हमें क्या कहा था? सर आइजैक न्यूटन सेड अस दैट कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, इस यूनिवर्स में कितने भी ऑब्जेक्ट है, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या तो ग्रेविटेशनल फोर्स. ये तो हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन जो कि सर आइजैक न्यूटन ने दी थी. फिर आइजैक न्यूटन ने इसके आगे हमारे पास दो इक्वेशंस दिए थे. एक जो इक्वेशन था वो था F is directly proportional to m1 m2. सेकेंड इक्वेशन था F is inversely proportional to r square. इसका मतलब क्या है? यानी कि m1 m2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, m1 और m2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, राइट. और F यानी कि force of gravitation. F is directly proportional to m1 m2. That means if the product of two masses increases, the force of gravitation will also increase, and F is inversely proportional to r square, where r square is equals to, or r square represents what it represents? It will represent the distance between two masses. It will represent the distance between two masses. That means F is inversely proportional to r square. That means यानी कि अगर r square बढ़ गया, that means if the value of r square, that means the distance between two masses increases, the force of gravitation decreases. The distance between the two masses decreases, the force of gravitation increases. This equation represents that if the product of two masses increases, the force of gravitation will also increase. If the product of two masses decreases, the force of gravitation will also decrease. So, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो पॉइंट था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं. और इसका जो मेन पार्ट है, उसको टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो देखिए, पिछले पार्ट में तो हमने ये सब पढ़ लिया, लेकिन पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा था इसका मतलब क्या था? देखिए, यहाँ हमारे पास दो मासेस हैं, m1 और m2. Suppose we have these two masses m1 and m2 kept at a certain distance, right? Kept at a certain distance. Let the distance should be represented by r. ओके, यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इन दो मासेस के बीच में, उसको किससे रिप्रेजेंट किया? r से रिप्रेजेंट किया, राइट. m1 m2 मास 1 और मास 2, राइट. देखिए, मास 1 कुछ तो फोर्स लगा रही है मास 2 पर, मास 2 फोर्स लगा रहा है मास 1 पर कुछ तो. लेट दैट फोर्स बी F12, right? Let the force applied by mass 1 be F12 and the force applied by mass 2 should be F24. So अभी मैंने यहाँ पर ऐसे वैल्यू क्यों ली? F12 और F24 क्यों ली? देखिए, F12 F24 यानी कि फोर्स है, कुछ तो फोर्स है, और ये 12 और 24 उसका मैग्नीट्यूड है, राइट. यानी कि जो मास 1 फोर्स लगा रही है वो कितना है? 12 न्यूटन. मास 2 जो फोर्स लगा रही है दैट इज 24 न्यूटन. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? दोनों तो फोर्स लगा रहे हैं. इससे हमें पता चल रहा है कि मास 1 जो फोर्स लगा रही है वो मास 2 से कम है, मास 2 जो फोर्स लगा रहे हैं वो मास 1 से ज्यादा है. What that means? It means that the mass of m2 is greater than m1.
यानी कि देखिए अगर मास ज्यादा है तो इसका हमें पता है कि मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा है, मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, ये तो हमें पता है, राइट। तो m2 फोर्स ज्यादा लगा रही है m1 से, इसका मतलब है कि m2 का जो फोर्स है वो ज्यादा ही है, तो m2 का जो मास है m1 के मास से कंपेयर में ज्यादा है। तो ये तो हो गया m1 m2 f r स्क्वायर, ये तो r। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज बेसिकली हमें पढ़ना है, सीरियसली जो हमें पढ़ना है, आज हमारा बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ अभी हम जाते हैं। तो ये तो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिप्रेजेंटेशन था, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है हमारे पास, एकदम कैपिटल एफ। तो देखिए कैपिटल एफ क्या है, आखिरकार ये कैपिटल एफ क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला। सो इसके आगे भी हमें कुछ पढ़ना है, देखते हैं। देखिए पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था, राइट। सो देखिए अगर हम दो इक्वेशन को कंबाइन करें, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है कि यह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा, जिसको हम कैसे लिखेंगे, राइट। F is directly proportional to m1 m2 upon r square। ये m1 m2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर चला गया, r स्क्वायर जो था नीचे था, और f दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि हमने f एक ले लिया, राइट। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, f is directly proportional to m1 m2 upon r square। तो देखिए इसी वैल्यू को अगर हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसको हमें कुछ तो एक परमानेंट रिजल्ट निकालना पड़ेगा। जैसे इसी सेम चीज को अगर हम देखें, हमने जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमने तब वहां पर क्या देखा था कि F इज इक्वल्स टू m। अगर आपने इसका डेरिवेशन देखा कि ये कैसे आता है, F इज इक्वल्स टू m, यानी कि फोर्स को निकालना है तो मास और एक्सेलरेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास और एक्सेलरेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये कैसे आया था, राइट। सो इसका अगर हम शॉर्ट में इसका डेरिवेशन देखें तो कैसे आया था, ये हमारे पास F था यानी कि फोर्स था, राइट, F था यानी कि फोर्स था। उसका मतलब इस टाइम पर क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, ये घट गया तो ये भी घट गया। तो हमें क्या करना था, हमें इसको हटाना था, एक कांस्टेंट लाना था और एक परमानेंट वैल्यू को रखना था। तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको हटाने पर हमने क्या लाया, ये लाया। ये क्या चीज थी, देखते हैं। यहां पर ये जो था ना, ये क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट यानी कि इसका नाम के, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा कांस्टेंट था जो कि हमें तैयार करना पड़ा, या तो हमें लाना पड़ा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, राइट, लाना था इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कि कांस्टेंट था। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या हमें पता है, वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट यानी कि जिसकी एक वैल्यू फिक्स होती है। और यहाँ पर k की वैल्यू क्या निकली थी, 1, और इसके हमें क्या फॉर्मूला निकला था, F1ma, मतलब यानी कि F इज इक्वल टू 1ma, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, यानी कि तो वही वैल्यू आनी थी जो कि बिना 1 से भी आ सकती थी। सो हमने 1 को हटा दिया और ये वैल्यू आ गई, राइट, दोनों भी इक्वल, राइट। सो यानी कि इससे हमें क्या देखा कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमें हटाना है तो हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें हटाना है तो हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा, कांस्टेंट लाया है तो उसका कुछ तो वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, रखी है तो क्या है,
आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या लाया। जैसे यहाँ पर के लाया तो अभी यहाँ पर क्या लाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन पर क्या लाएंगे। देखिए अगर यहाँ पर मैंने एफ रख दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, प्रोपोर्शनलिटी साइन को मुझे हटाना है, मैंने यहाँ पर जी ला दिया, कैपिटल जी। ये m1 रख दिया, मास 1 मास 2 अपॉन आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। सो एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमने इक्वल टू साइन लगा दिया। अबे यहाँ पर ये g क्या है, व्हाट इज g, राइट, व्हाट इज g हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g हियर, व्हाट इज मीन बाय g। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं g की बात करूं, g एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये g जो कि सिर्फ एक लेटर है, वो बहुत बड़ी वैल्यू लेके चलता है, मतलब वैल्यू तो नंबर से बड़ी है लेकिन छोटी ही है, राइट। ये जो है ये बहुत बड़ी चीज है। इसके इस जी पर हमारा इतना बड़ा चैप्टर है ग्रेविटेशन। कैसे, इस जी को हमने नाम दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल नाम दिया है, यूनिवर्सल यानी कि इट इज कांस्टेंट ऑल अराउंड, इट इज कांस्टेंट इन ऑल अराउंड। पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है ये, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू जो भी होगी एक्स वाई जेड, वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगी। मैं अर्थ पर हूं, मैं जुपिटर पर जाऊंगा तब भी वहां पर वही रहेगी, राइट। ये जी नहीं है जो कि ये आप जी समझ लीजिए जिसकी 9.1 वैल्यू है, 9.8 वैल्यू है, ये वाला जी नहीं है। ये जी बहुत अलग है, ठीक है, ठीक है जी, ये जी और ये जी बहुत अलग है, राइट। सो ये जो जी है वो क्या है, ये जी वो फोर्स है, या तो हम बोल सकते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ हमारे पर लगा रही है, मुझ पर लगा रही है, आप पर लगा रही है, राइट, मुझ पर लगा रही है, आप पर लगा रही है। ये वो जी है जो कि पूरे अर्थ में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, मुझ में और नीडल में, मुझ में मार्कर पेन में लग रहा है। ये वो जी है जो कि सिर्फ अर्थ और मुझ में लग रहा है। ये वो जी है जो कि अर्थ और आप में लग रहा है, यानी कि वो ये जी है, उस जिस जी में जो फोर्स लग रहा है उसमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ होती ही होती है, लेकिन इस जी में जो फोर्स लग रहा है उसमें ऑब्जेक्ट अर्थ परमानेंट नहीं रहेगी। सो ये जी और ये जी बहुत अलग है। सो ये जो जी हमारे पास है वो क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास नाम हो गया, इसकी उचित वैल्यू है। सो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को किससे रिप्लेस किया, इस जी से रिप्लेस किया जो कि क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी जी की वैल्यू तो हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन हम जो भी चीज पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ा, उसकी क्वांटिटी देखी, एसआई यूनिट देखी, न्यूटन, मास उसकी एसआई यूनिट, डिस्टेंस उसकी एसआई यूनिट देखी, हर एक चीज जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की हमको हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट देखनी पड़ती है। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी भी एक डायरेक्शन है, इसकी भी एक मैग्नीट्यूड, जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं, राइट। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिफाइंड, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी कुछ तो वैल्यू है, तो ये भी तो फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी क्या हमारे पास असाइनमेंट, सो अभी हम देखेंगे इसकी असाइनमेंट के बारे में, ठीक है। सो इसके असाइनमेंट के बारे में अगर हम देखें तो